just a come like a nuclear bomb. Talk to the boys, talk to the girls, talk to the women, talk to the men, talk to the bench, talk to the young generation. I get them song, but the bang, but the bang, but the ding dang. But you come to the bang with the. So hello. Good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So बच्चा पार्टी आज हम लोग क्लास 11th ISC का बिजनेस स्टडीज का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है पार्टनरशिप. एंड बिलीव मी, ये पार्टनरशिप आप हमारे साथ क्लास 12th अकाउंटेंसी में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर उसकी थ्योरी हमको पढ़नी है. काफी थियोरेटिकल एंड काफी बड़ा चैप्टर होने वाला है. तो चलिए शुरू करते हैं. बिफोर आई बिगिन मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप हमारे साथ टाइटन्स के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. उसके अंदर ये 3 एक्सक्लूसिव बुक सेट्स आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे और इसके अंदर तीनों सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज मैं और हमारी टीम आपको लाइव पढ़ाएंगे 4 PM to 6 PM. एडमिशंस ओपन है, फटाफट से आप एनरोल कर सकते हैं. आगे बताना चाहता हूं बच्चा पार्टी कि आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें. क्यों डाउनलोड करना है एप्लीकेशन? बिकॉज हम अपने एप्लीकेशन पे फ्री स्टडी मटेरियल भी अपलोड करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिसको आप डाउनलोड करके पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं. अब शुरू करने जा रहे हैं बच्चा पार्टी आज का वीडियो. अब बच्चा पार्टी ये पार्टनरशिप होता क्या है? देखो, आसान भाषा में बोलें, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पास आते हैं, पैसे लगाते हैं, प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं, उस चीज को हम पार्टनरशिप बोलते हैं. भारत के अंदर पार्टनरशिप एक्ट बनता है 1932 के अंदर, जिसके हिसाब से पूरी पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है और उसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी किए जाते हैं. आइए समझते हैं. अ पार्टनरशिप इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन. वॉलेंट्री मतलब जबरदस्ती नहीं, खुद से, ऑफ 2 or more people who agree to carry on some business jointly and share its profits and losses in an agreed ratio. क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर मेरी और शिवम सर की फोटो बनी है. इट्स ओके, तुम्हें समझ में तो आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. आगे बढ़ते हैं और इसकी फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आते हैं. बहुत सारे फीचर्स हैं, कोई भी 5 आप प्रिपेयर कर सकते हैं. सबसे पहला फीचर क्या है? 2 or more people. अकेले इंसान के साथ पार्टनरशिप नहीं बनाया जा सकता, कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए. There must be at least 2 people to form a partnership. A person cannot enter into partnership with himself. The maximum number of people in a particular partnership should not exceed 50, except in case of partnership of professional governed by separate laws. मतलब मैक्सिमम पार्टनर्स जो अलाउड हैं एक जनरल पार्टनरशिप के अंदर वो हैं 50. आगे बात करते हैं. देयर शुड बी एन अग्रीमेंट, जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं. अग्रीमेंट का मतलब क्या है? Partnership are the outcome of an agreement between people. The relation of partnership arises from the formation of a contract and not from status or birth. If proprietor gives a share in profits to his employees, it will not be called partnership unless there is an agreement of partnership between the two. बात समझ में? अग्रीमेंट का मतलब क्या है? आपस में क्या आपने निर्धारित करा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस बना रखी हैं, उसको हम लोग अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं. अगला है लॉफुल बिजनेस होना चाहिए. ये लॉफुल बिजनेस का मतलब क्या है? ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना है विच इज नॉट परमिटेड बाय लॉ. लॉफुल बिजनेस समझ में आया? पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस. एन एसोसिएशन ऑफ पीपल हु जॉइंटली ओन अ हाउस विदाउट कैरिंग ऑन अ बिजनेस इज नॉट पार्टनरशिप. मतलब एक लीगल बिजनेस करना है, कोई अनलॉफुल चीज के लिए. अगर मैंने बोला आओ हम और तुम किडनैपिंग का काम शुरू करते हैं, वाह भाई वाह, पार्टनरशिप बना लेते हैं, बहुत सारा पैसा कमाएंगे फिरौती से, अबे वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, बिकॉज वो अनलॉफुल बिजनेस होगा. आगे बात करते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स. द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस. There can be no partnership without the intention of mutual gain. The profit must be distributed among the partners in an agreed ratio. अब जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वैसे लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना हो सकता है. लेकिन कभी कभी ये भी बोला था कि कुछ पार्टनर्स सिर्फ प्रॉफिट के भी लिए आते हैं, लॉस के लिए नहीं आते हैं. तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट समझ में आ रहा है? कोई भी पार्टनरशिप फर्म विदाउट म्यूचुअल गेन के नहीं बनाई जाती. मतलब जो भी पार्टनर्स हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए. अगला क्या है? म्यूचुअल एजेंसी. इसका मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरीड आउट बाय ऑल द पार्टनर्स or by any of them
एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। कहने का मतलब क्या है? हो सकता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारे के सारे बिजनेस को परफॉर्म करें, या ऐसा हो सकता है कि कोई एक पार्टनर एक्टिव होकर पूरा बिजनेस परफॉर्म करे ऑन द बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। इसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। अगला होता है बेटा जी अटमोस्ट गुड फेथ। इसका मतलब क्या है? द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स आर बेस्ड अपॉन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। Every partner is expected to act in the best interest of other partners and of the firm. Mutual trust मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए ट्रस्ट रखेगा, रिस्पेक्ट रखेगा, किसी भी तरह की कोई चीटिंग या ऐसा कोई मैलिस प्रैक्टिस नहीं करने वाला है। इसी को बोलते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। अब आते हैं अगली पार्ट पर, वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज यही सेम चीज मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप वाले वीडियो में भी बताई है ना, देखा है ना तुम लोगों ने वीडियो। एवरी पार्टनर इज जॉइंटली एंड severally liable to an unlimited extent for the debts of the partnership firm. In case the assets of the firm are insufficient to pay the debts, the personal property of each partner can be attached to pay the creditors of the firm. अब बात समझना, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यहां पर क्या है? अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म का लोन डेट बहुत ज्यादा हो जाता है, इस पर्टिकुलर केस में पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है इन ऑर्डर टू पे द डेट। बात समझ में आ रही है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अच्छा, आजकल वैसे एक और पार्टनरशिप बनने लगी है जिसको हम लोग ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं, नहीं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बोलते हैं, एलएलपीज बोलते हैं। एक वो भी पार्टनरशिप है, लेकिन अभी तो हम वो नहीं पढ़ रहे। अगला, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब एक पार्टनर किसी और को अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। दिस इज नॉट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन द पार्टनरशिप विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बिना बाकी सारे पार्टनर्स के कंसेंट के कोई भी पार्टनर अपना शेयर किसी और पार्टनर को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। अगला, जॉइंट ओनरशिप एंड कंट्रोल। अ पार्टनरशिप इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड जॉइंटली बाय ऑल द पार्टनर्स। ऐसा नहीं बोल सकते कि एक पार्टनर ही सब कुछ कंट्रोल करेगा, सारे पार्टनर्स साथ में ओन करेंगे और साथ में ही बिजनेस को चलाने वाले हैं। अगला क्या है? इट हैज अ सेपरेट एंटिटी। अ पार्टनरशिप फर्म हैज नो लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम द पार्टनर्स। और यही सेम पॉइंट आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में। मतलब पार्टनरशिप के अंदर कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। हम ये नहीं बोल सकते कि पार्टनर्स अलग है और पार्टनर्स के द्वारा चलाया हुआ बिजनेस अलग होता है, ऐसा नहीं होगा इस केस में। सिर्फ और सिर्फ वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में होता है। सब बच्चों को ये 10 के 10 फीचर समझ में आ गए। अब हम बात करने जा रहे हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। अब पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कि रिटन एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड की होती हैं। कोई भी तुम 4 से 5 कंडीशंस अपने दिमाग में रख सकते हो इनकेस अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलो भाई देखते हैं। पार्टनरशिप डीड यूजुअली कंटेन्स द फॉलोइंग क्लॉजेस। डीड होता है मतलब एक रिटन अग्रीमेंट है। सबसे पहले नेम ऑफ द फर्म उसमें लिखना होगा, किस नाम से आप बिजनेस चलाने वाले हैं। नेचर ऑफ द फर्म्स बिजनेस, कौन सा बिजनेस चलाने वाले, लेट्स से तुमने बेकरी खोली है या तुमने कारपेंट फर्नीचर की शॉप खोली है, क्या बिजनेस करने वाले हो। तीसरा, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मेन आपका बिजनेस कहां पर लोकेटेड होगा। चौथा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर आप एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए बिजनेस चलाने वाले हैं तो उसको ड्यूरेशन को मेंशन करना होगा। नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर्स हैं, उनके क्या क्या एड्रेस हैं, ये मेंशन करना होगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर कितना पैसा डाल रहा है, कितना कैपिटल लेकर आ रहा है, यह भी मेंशन करना होगा। अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन बाय ईच पार्टनर, कितना पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं उसकी भी लिमिट स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कैपिटल और ड्रॉइंग्स पर आपको देना या चार्ज करना है, मतलब जितनी भी कैपिटल लगाई है उस पर किस रेट से इंटरेस्ट देंगे पार्टनर्स को, और अगर कोई पार्टनर्स ड्राइंग करेगा तो किस रेट से ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ये भी आपकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन्ड होगा। अगला, अमाउंट ऑफ सैलरी और कमीशन पेबल टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स कितनी कितनी सैलरी लेंगे, क्या क्या कमीशन लेंगे, ये बताना चाहिए। एलोकेशन ऑफ वर्क अमंग पार्टनर्स, कौन सा पार्टनर क्या काम करेगा, ये भी मेंशन होना चाहिए। मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड पर, सुपर प्रॉफिट मेथड पर, ये सब तुम क्लास 12 में पढ़ोगे अकाउंट्स में, परेशान मत हो। प्रोसीजर फॉर एडमिशन, रिटायरमेंट एटसेट्रा ऑफ अ पार्टनर, मतलब कैसे हम किसी पार्टनर का एडमिशन कर सकते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप में, कैसे किसी का रिटायरमेंट होगा, और डिसोल्यूशन के क्या क्या क्लॉज होंगे जब धंधा बंद करेंगे तो।
प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड गेटिंग देम ऑडिटेड, कैसे अकाउंट्स मेंटेन करना है और कौन इसका ऑडिट करेगा। प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन, अगर हम बिजनेस बंद करते हैं तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो होगा डिसोल्यूशन के लिए। आर्बिट्रेशन क्लॉज इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कोई डिस्प्यूट होता है अमंग द पार्टनर्स उसके क्या क्या क्लॉजेस हैं। एंड लोन्स एंड एडवांसेस बाय पार्टनर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन देम, अगर किसी पार्टनर ने लोन लिया है या पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को तो उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होने वाला है, यह भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। कोई भी आप 5 से 6 पॉइंट प्रिपेयर कर सकते हो, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, ह्यूमनली इंपॉसिबल है यार वो सब याद करना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहां तक बात? चले आगे बढ़ा जाए बच्चे पहाड़ी। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ विच इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। चलें शुरू करें। ऑलराइट बच्चे पार्टी, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं विच इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये पार्टनरशिप फर्म को हम रजिस्टर कैसे करा सकते हैं, चलो आओ देखते हैं। सबसे पहला प्रोसीजर फॉर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन क्या है? टू गेट अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। अब तुम्हें एक फॉर्मेट मिलेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, किसको देनी पड़ेगी? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को देनी पड़ेगी। अब उस एप्लीकेशन में क्या होगा? द एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पहला, नेम ऑफ द फर्म, किस नाम से आपको बिजनेस चलाना है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, किस जगह पर बिजनेस चलाना है। नेम्स ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म्स बिजनेस इज कैरिड आउट, तुम्हारी प्रिंसिपल प्लेस के अलावा किस और जगह आपको बिजनेस चलाना है। नेम्स इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम और उनका परमानेंट एड्रेस देना पड़ेगा। द डेट ऑन विच ईच पार्टी ज्वाइंस द फर्म, किस दिन पर कौन सा पार्टनर ज्वाइन कर रहा है फर्म वो भी लिखना पड़ेगा। एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप भी बतानी पड़ेगी इन केस अगर कुछ होगा। तो ये सारी चीजें आपको फॉर्म में मेंशन करनी होंगी। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं? अब बेटा होता क्या है, ये फॉर्म आप भरकर रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स के पास दे देंगे एंड मस्त आपका फर्म रजिस्टर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, मान लो आपने रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं किया है तो उसके कंसीक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, आओ जरा देखते हैं। कंसीक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या है? सबसे पहला, इट कैन नॉट इन्फोर्स इट्स क्लेम्स अगेंस्ट द थर्ड पार्टी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। आप कोर्ट के अंदर किसी भी थर्ड पार्टी को के ऊपर केस नहीं फाइल कर सकते। इट कैन नॉट क्लेम एडजस्टमेंट फॉर एनी सम एक्सीडिंग 100। Suppose an unregistered firm owes 1200 to A owes 1000 to the firm cannot enforce adjustment of 1000 in the court of law। मतलब 100 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शंस के ऊपर हम भरपाई नहीं कर सकते बिकॉज हम एक अनरजिस्टर्ड फर्म है। इट कैन नॉट फाइल अ लीगल सूट अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के ऊपर भी हम कोई केस नहीं कर सकते क्योंकि अनरजिस्टर्ड है। पार्टनर्स ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल एनी सूट टू इन्फोर्स अ राइट अगेंस्ट द फर्म। पार्टनर भी फर्म के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी केस नहीं कर सकते। अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट अदर पार्टनर्स, और एक पार्टनर भी दूसरे पार्टनर के ऊपर किसी भी प्रकार का केस नहीं कर सकता है। ऑलराइट बच्चा पार्टी, ये तो रीजंस थे, कंसीक्वेंसेस थे। अगर आपने फर्म को रजिस्टर नहीं कराया तो आप क्या नहीं कर सकते। लेकिन अगला टॉपिक हमारे पास जो है वो क्या है कि नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म however does not affect the following rights। कुछ राइट्स को इंपैक्ट नहीं करता है अगर आपने फर्म को रजिस्टर नहीं कराया। जैसे कि क्या? द राइट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर टू सू फॉर द डिसोल्यूशन। कोई भी पार्टनर चाहे तो डिसोल्यूशन को सू कर सकता है, मतलब बिजनेस को डिसॉल्व बंद करा सकता है। अगला क्या है? द पावर ऑफ एन ऑफिशियल असाइनी। कोई भी अगर ऑफिशियल असाइनी होगा, गवर्नमेंट ने रखा हो चाहे पार्टनर से रखा हो, उसकी राइट्स पूरी रहेंगी। The right of the firm or its partners having no place of business in India, ये भी राइट्स रिजर्व रहेंगी पार्टनर्स के पास। एनी सूट और सेट ऑफ इन विच द क्लेम डज नॉट एक्सीड 100, ये भी राइट्स रहेंगी। द राइट ऑफ थर्ड पार्टी टू सू द अनरजिस्टर्ड फर्म, कोई भी थर्ड पार्टी फर्म के ऊपर केस कर सकती है। एंड द राइट टू सू थर्ड पार्टी फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट्स राइट, कुछ भी पेटेंट्स हैं, कुछ भी इन्वेंशन था जो अपने नाम पे रजिस्टर कराया था, उसके ऊपर हम केस फाइल कर सकते हैं। ये बातें के कम से कम 2 से 3 पॉइंट आपको प्रिपेयर करने चाहिए फॉर योर एग्जामिनेशंस। ठीक है, कि कौन कौन सी राइट्स नहीं होती हैं और कौन कौन सी राइट्स रहती हैं अगर आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है तो। अब जिस पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं ना, सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है। क्यों? क्योंकि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के ऊपर तो क्वेश्चन 100% आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। पहला क्या है भाई, आओ देखते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर नहीं, सॉरी, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म।
सबसे पहला है जनरल पार्टनरशिप। अब ये जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, आओ जरा देखा जाए। जनरल पार्टनरशिप से का क्या मतलब है? जनरल पार्टनरशिप, द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। अगर कोई स्पेसिफिक पार्टनरशिप नहीं है तो उसे जनरल पार्टनरशिप के अंडर ही कैटेगराइज किया जाएगा। जनरल पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। इट मींस द फर्म्स क्रेडिटर्स कैन रियलाइज देयर ड्यूज इन फुल फ्रॉम any of the partners by attaching their personal property if the firm assets are found to be inadequate to pay off its debts। तो तुमको अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली बात तो बता दी। अगला होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम LLP बोलते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक तरह की कंपनी की जैसे एक्ट करती है। इसमें पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स विल नॉट बी अटैच्ड इन केस ऑफ इफ द फर्म फेल्स टू पे इट्स डेट्स। अगर कभी भी लोन ज्यादा हो जाएगा, फर्म के एसेट्स बेचकर भी पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा है, तो पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया सकता। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज नाउ अलाउड इन इंडिया अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 2008। द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आर एज फॉलोज। पहला क्या है? देयर इज नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। कितने भी पार्टनर्स हो सकते हैं? जनरल में 50 होते थे। LLP is a body corporate having a separate legal entity and perpetual succession, जैसे कंपनी में होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है? पार्टनर्स की आइडेंटिटी अलग है और पार्टनर्स के द्वारा स्टार्ट की गई पार्टनरशिप फर्म की आइडेंटिटी अलग है, जस्ट लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनी। और परपीचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि अगर पार्टनर्स की डेथ भी हो जाएगी तो भी बिजनेस कंटिन्यू किया जा सकता है। इन LLP द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, जो मैं आपको बेसिक बात अभी बता रहा हूं कि पर्सनल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाएगा। LLP मस्ट मेंटेन एनुअल अकाउंट्स रिफ्लेक्टिंग द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ सिचुएशन। मतलब हर LLP को अपने अकाउंट्स को अच्छी तरीके से मेंटेन करना अनिवार्य रहेगा। अगला आता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है? इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। मतलब एक बार आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एक बार आपने पार्टनरशिप बना दी है, अब ये जिंदगी भर चलने वाली, इनडेफिनिट पीरियड। द टाइम और द पर्पस ऑफ द फर्म इज नॉट मेंशन्ड एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन। इट कैन कंटिन्यू फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द will of the partners. It can be dissolved by any partner by giving a notice to other partners to quit the firm। तो बात समझ में आ रहा है? पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या है? जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हमने पार्टनरशिप बनाई है कि हम इसे इनडेफिनिट पीरियड के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़े। फिर ये लास्ट पार्टनरशिप है हमारी, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाएगी। इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक टाइम or to achieve specified objectives. It is automatically dissolved on the expiry of the specified period or on the completion of the specified purpose for which it was formed। जैसे अभी तुम लोगों ने अभी जेनजी का प्रोटेस्ट देखा ही होगा, CJP ने जो किया हमारे इंडिया में। तो अगर उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया जस्ट बिकॉज एक पर्पस था कि हमें रेजिग्नेशन लेना है, और जैसे ही वो पर्पस पूरा हो गया, ये प्रोटेस्ट को ओवर कर दिया गया। सिमिलरली हम पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए या स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करने के लिए। जैसे ही वो पर्पस अचीव हो जाएगा या टाइम पूरा हो जाएगा, वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व कर दी जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलो बेटा जी आगे बढ़ते हैं, और अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के ऊपर। ये 100% एग्जाम में आएगा, 100% आएगा ही आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला है एक्टिव और वर्किंग पार्टनर। एक्टिव और वर्किंग पार्टनर का मतलब क्या है? जो डे टू डे बिजनेस अफेयर्स में से देवांश भी आई है, ठीक है ना, ये डे टू डे बिजनेस के अंदर हमारे पार्टिसिपेट करते रहते हैं, कब क्या होना है, कब क्या नहीं होना है। ही डिसाइड्स ईच एंड एवरीथिंग। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्टिव पार्टनर। Such partner contributes capital and takes an active part in the management of the firm. He bears an unlimited liability for the firm's debts. He is known to outsider. He shares the profits of the firm and he is full-fledged partner. पैसा भी लगाएंगे, बिजनेस को चलाने में हेल्प भी करेंगे, इनकी भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने वाली है, और डे टू डे दुनिया को पता होता है कि इस फर्म के पार्टनर होने वाले हैं। अगला क्या है? स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। मतलब ये वो पार्टनर, वेदांत भैया हमारे पार्टनर जो एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। A sleeping or silent partner simply contributes capital. He does not take an active part in the management of the firm. He shares in the profits or losses of the firm. His liability for the firm's debt is unlimited. He is not known to the outside world. ये बात समझ में आ रही है?
ये दुनिया को इनके बारे में नहीं पता होता, लेकिन इनकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और ये कैपिटल पैसा लगाते हैं बिजनेस के अंदर, लेकिन मैनेजमेंट में ये रोज का रोज पार्टिसिपेट नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं सीक्रेट पार्टनर की तरफ। सीक्रेट पार्टनर का मतलब क्या है? दिस टाइप ऑफ पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल एंड टेक्स एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म्स बिजनेस। ही शेयर्स द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड। ये लाइन पढ़ो, हाउएवर हिज कनेक्शन विद द फर्म इज नॉट नोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। दुनिया को इनके बारे में नहीं पता होता है। चले भाई आगे, अगला क्या है? लिमिटेड पार्टनर। इसका मतलब क्या है? द लाइबिलिटी ऑफ सच पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। मतलब इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होने वाली, इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय हिम। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। द फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, लूनेसी और बैंकरप्सी। मतलब अगर आपके लिमिटेड पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो बैंकरप्ट हो जाता है, उस केस में डिसोल्यूशन करने की जरूरत नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है? अगला, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। क्या बात है, ऋषभ सर की यहां पे फोटो बना दी गई। मतलब अगर प्रॉफिट होगा तो हम तुम्हारे पार्टनर, और लॉस होगा तो कौन सा पार्टनर, कौन है रे तू, वो वाली बात। ही शेयर्स इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बट नॉट इन द लॉसेस, बट हिज लाइबिलिटी फॉर द फर्म्स डेट इज अनलिमिटेड। फर्म का अगर उधार होगा तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। ही इज नॉट अलाउड टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। सच पार्टनर इज एसोसिएटेड विद हिज मनी एंड गुडविल। पैसे और गुडविल के लिए ये सिर्फ अटैच्ड होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ने जा रहे हो, पेपर में पूछा जाएगा। सच अ पार्टनर नाइदर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, ये पहला पार्टनर है, nor takes part in the management of business. He does not share in the profits or losses of the firm. He only lends his name and reputation for the benefits of the firm. He represents himself, knowingly allows himself to represent as a partner. He becomes liable to the outside for the debts of the firm. तो ऑस्टेंसिबल या नॉमिनल पार्टनर की कैटेगरी होती, ना इनको प्रॉफिट चाहिए ना ये पैसा लगाएंगे, सिर्फ अपना नाम देते हैं और नाम देने के साथ साथ इनकी भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। यहां तक बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर का ना कुछ क्लासिफिकेशन है। क्या क्लासिफिकेशन है, चलो देखें। क्लासिफिकेशन नंबर 1 क्या कह रहा है? पार्टनर्स बाय एस्टोपेल। ये पूछा जाएगा, एस्टोपेल का मतलब क्या हुआ? पर्सन हु बाय हिज वर्ड्स spoken or written or conduct represent himself as a partner becomes liable to those who advances money to the firm based on such representation. He cannot avoid the consequence of his previous act. मतलब मान लो कोई पार्टनर ऐसे अपने शब्दों से बोल रहा है या उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि एक किसी पर्टिकुलर पार्टनरशिप का ये पार्टनर है और उसको देखा देखी लोगों ने पैसे उस फर्म में लगा दिए या कुछ डीलिंग कर ली है, तो ये पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। सपोज अ रिच मैन मोहन इज नॉट अ पार्टनर बट ही टेल्स सोहन दैट ही इज अ पार्ट ऑफ द फर्म कॉल्ड शिप्रा एंटरप्राइजेस। On this impression, Sohan sell goods worth rupees 20,000 to the firm. Later, the firm is unable to pay the amount. Sohan can recover the amount from Mohan. Mohan is a partner by estoppel. Estoppel मतलब represent करना, दुनिया को ऐसा जताना कि मैं इस particular partnership firm का partner हूं। दूसरा है partner by holding out. When a person declared by a partner, declared as a partner, and he does not deny this event, even after becoming aware of it, he becomes liable to the third parties who lent money or credit to the firm on the basis of such declaration. जैसे मैं बोल दूं कि भाई ऑफ सेशन में पार्टनर हैं अलाक पांडे, और अलाक पांडे जी को यह बात पता चल जाए और वो इस बात से डिनाई ना करें, तो वो हमारे पार्टनर बन जाएंगे। कैसे पार्टनर बनेंगे? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, और अगर कोई लाइबिलिटी होती है तो वो भी उनको पेबल करनी पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा जी? अब आते हैं माइनर एज अ पार्टनर। इसका मतलब क्या? माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 years of age. A minor cannot become a partner because he is not qualified to enter into contract, but he may be admitted to the benefits of the partnership with the mutual consent of partners. भाई माइनर टेक्निकली पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन बेनिफिट वो रीप कर सकता है अगर सारे पार्टनर्स इस पे अग्री करते हैं तो। ऑन बीइंग सो एडमिटेड, अ माइनर बिकम्स एंटाइटल्ड टू अ शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. ही कैन इंस्पेक्ट एंड कॉपी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म, बट ही कैन नॉट टेक एन एक्टिव पार्ट इन द फर्म्स मैनेजमेंट. भैया रोज रोज एक्टिव पार्ट बिजनेस में नहीं ले सकते. अगला है सब पार्टनर.
अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बात, he is the third person with whom a partner agrees to share his profits desired from the firm. He does not take part in the management of the firm. He is not liable for the firm's debt. मान लेते हैं कि मैंने अपने किसी दोस्त को सब पार्टनर बना लिया। मैंने बोला भाई मैं जितना प्रॉफिट कमाऊंगा उसमें से तुमको भी कुछ पैसा दे दूंगा, तो वो पार्टनर मेरे बिजनेस के लिए सब पार्टनर हो गया, लेकिन उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं कहलाएंगी। सब बच्चों को यहां तक की बातें समझ में आई। अब हम बात करने जा रहे हैं मेरिट्स की और डीमेरिट्स की पार्टनरशिप की। ये आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में भी पढ़ा था। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, इजीली कवर भी हो जाएगा। कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको मिनिमम प्रिपेयर करने ही चाहिए। पहला क्या है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप में? पहला है ईज ऑफ फॉर्मेशन, मतलब सिंपल टू फॉर्म, इनएक्सपेंसिव टू एस्टैब्लिश एंड इजी टू ऑपरेट। नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व और बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन यहां पर होता है, तो हम ये बोल सकते हैं आसानी से आप पार्टनरशिप फर्म बना सकते हो। दूसरा, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? अब यहां पर क्योंकि पार्टनर्स 2 से 50 हो सकते हैं और पार्टनर्स अपने पास से पैसा लगाएंगे, तो सोल प्रोप्राइटर से ज्यादा कैपिटल इकट्ठी हो जाती है इन केस ऑफ पार्टनरशिप। बात समझ पे आ रही है? इट इज पॉसिबल टू कलेक्ट अ लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल ड्यू टू सेवरल पार्टनर्स। New partners can be admitted to raise further capital whenever necessary. Creditworthiness is also high because every partner is jointly and severally liable to pay the debts of the firm. अगली बात क्या है? Combined abilities and judgment. अब होता क्या है, जब हम सोल प्रोप्राइटर चलते थे तो हम अकेले ही डिसीजंस लेते थे, चाहे वो डिसीजन सही हो चाहे गलत हो। लेकिन यहां पर तो कंबाइंड जजमेंट है, एक साथ है, एक से ज्यादा लोगों की एबिलिटीज लगेगी तो ज्यादा बेहतर मैनेजमेंट हो पाएगा। द स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल पार्टनर्स आर पुल्ड टुगेदर। कंबाइंड जजमेंट ऑफ सेवरल पीपल हेल्प्स टू रिड्यूस एरर्स ऑफ जजमेंट। द पार्टनर्स में बी असाइन्ड ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट के हिसाब से काम उस पर बांटा जा सकता है। अगला क्या है? डायरेक्ट मोटिवेशन। डायरेक्ट मोटिवेशन तब होगा जब बिजनेस में पैसा मिलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग होती है। तो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस आर वेस्टेड ऑन द सेम पीपल। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड। एवरी पार्टनर इज मोटिवेटेड टू वर्क हार्ड एंड टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ द फर्म। लॉसेज आर शेयर्ड एंड देयर इज डिफ्यूजन ऑफ रिस्क। भाई क्योंकि सारे पार्टनर्स खुद ही काम कर रहे हैं और खुद ही उनको रिवॉर्ड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, तो सब अच्छे से काम करते हैं ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। और अगर लॉस भी होता है तो वो मिटिगेट किया जा सकता है, क्योंकि कई सारे लोग पार्टनर्स हैं तो सबको लॉस भी शेयर हो जाएगा, तो किसी एक के ऊपर ज्यादा रिस्क और रिवॉर्ड नहीं होता है। आगे है क्लोज सुपरविजन। एवरी पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन द बिजनेस अफेयर्स। Different partners can maintain personal contact with the employees and customers. Fear of unlimited liability makes the partner cautious and avoids reckless dealings. क्योंकि जनरल पार्टनरशिप के अंदर हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो हर पार्टनर ध्यान से डिसीजंस लेता है और हर समय बिजनेस में एक्टिव रहने की कोशिश करता है। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। ये सेम पॉइंट हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटर में भी पढ़ा था। Partnership business is free from legal restrictions and government control. Partners can make changes in the size of business, capital and managerial structure without any approval. The activities of partnership business can be adapted easily to changing conditions in the market. देखो किसी भी तरह का गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम होता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम होता है, तो बिजनेस में इजीली हम डिसीजंस ले सकते हैं। इसीलिए इस पॉइंट को फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस बोला गया है। अगली बात है सीक्रेसी। देखो सबसे ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन की जा सकती है सोल प्रोप्राइटरशिप में। उसके बाद पार्टनरशिप में बिकॉज लिमिटेड सेट ऑफ पार्टनर्स होते हैं, पार्टनर्स के बीच में ही बात रहेगी, तो बाहर आउटसाइड वर्ल्ड को सारी सीक्रेट आपके नहीं पता चलेंगे। अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स एनुअल अकाउंट्स। Audit of accounts is not essential. No reports are to be filed with the government authorities. Therefore, the affairs of a partnership can easily be kept secret and confidential. और लास्ट पॉइंट पर आते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कहने का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज डेमोक्रेटिक। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू कंसल्ट एंड एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स। हर एक इंसान बिजनेस में पार्टिसिपेट करेगा, हर एक इंसान की डिसीजन मेकिंग बिजनेस में होने वाली है। मैंने 8 पॉइंट पढ़ाए हैं, कोई भी 4-5 आप प्रिपेयर कर सकते हो। और अब बढ़ते हैं डीमेरिट्स की तरफ। बच्चा पार्टी डीमेरिट्स की तरफ बढ़ते हैं और ये पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट है हमारा लिमिटेड रिसोर्स।
देखो बात समझो, जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है वो शेयर्स के थ्रू पैसा रेज कर सकती है, उसके पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ शेयर होल्डर हो सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर के पास सबसे कम रिसोर्सेज होते हैं बिकॉज अकेले उसको पैसा लगाना है। वैसे पार्टनरशिप में भी लिमिटेड ही रिसोर्सेज लगा सकते हैं बिकॉज हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स ही तो हो सकते हैं। तो ये बोला है देयर इज अ लिमिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म, therefore it is not possible to collect huge financial resources. Borrowing capacity of partner is also limited. A partnership firm may not provide the required technical and administrative skills. There may be lack of professional management. इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं। अगला है सबसे बड़ा डीमेरिट, वो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अगर फर्म के डेट्स ज्यादा हो जाएंगे तो पर्सनल प्रॉपर्टी से बोलते ना घर जाएंगे इसमें तुम्हारा, वैसे ही अगर पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी ताकि लोन फर्म के चुकाए जा सके। अगला क्या है, अनसर्टेन लाइफ। अनसर्टेन लाइफ का मतलब क्या है, अगर किसी भी पार्टनर्स की डेथ हो गई, कि कोई भी पार्टनर इनेबल हो गया, काम नहीं कर पा रहा है, तो आपको पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना पड़ सकता है, धंधा बंद हो जाएगा। पार्टनरशिप बिजनेस सफर्स फ्रॉम इंस्टेबिलिटी, insolvency, insanity, retirement and death of a partner may cause abrupt end to the business. Any partner can give a notice for dissolution of a partnership. जब भी चाहे कोई भी पार्टनर धंधा बंद करवा सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या होता है, जब पार्टनर्स के बीच में हार्मनी नहीं होगी, ट्रस्ट नहीं होगा, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से हमेशा लड़ता ही रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारा देखा जाता है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, उससे मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अगला क्या है, रिस्क ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी, मतलब एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। अ डिसऑनेस्ट पार्टनर में कॉज अ ग्रेट लॉस ऑफ द फर्म, अदर पार्टनर्स में सफर अ हेवी लॉस ड्यू टू द डिसऑनेस्टी और नेग्लिजेंस ऑफ वन पार्टनर। मान लेते हैं एक फर्म में 4 पार्टनर है, 3 अच्छे एक खराब है। अब किसी एक खराब वाले ने कोई गलत काम कर दिया, सारे के सारे पार्टनर्स पकड़े जाएंगे, सारे पार्टनर्स लाइबल हो जाएंगे। इसे बोलते हैं रिस्क ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। अगला क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, मैं अगर किसी फर्म में पार्टनर हूं और मैं अपना शेयर, अपना जो प्रॉफिट है वो किसी दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, बिकॉज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है बेटा जी? अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर और असाइन हिज शेयर इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। क्लियर है बेटा जी? अब लास्ट 2 पॉइंट क्या कह रहे हैं, रिड्यूस पब्लिक कॉन्फिडेंस। भाई देखो, कंपनी के ऊपर ज्यादा गुडविल होती है, ज्यादा ट्रस्ट होता है, ज्यादा प्रेस्टीज होती है, पब्लिक उसको ज्यादा अच्छी नजरों से देखती है, लेकिन पार्टनरशिप को आज भी छोटी नजर से देखा जाता है, इसलिए वो गुडविल एंजॉय मार्केट में नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब, अ पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय हाई डिग्री ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस एंड प्रेस्टीज। दिस इज बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम द लीगल फॉर्मेलिटीज एंड गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस. Its accounts are not published and the public is not aware of the exact position of the business. तो पब्लिक को ट्रस्ट नहीं होता बिकॉज उनके अकाउंट्स पब्लिश नहीं होते हैं। अगला है लैक ऑफ सीक्रेसी। ये तुम पॉइंट अगर देखो तो एक जगह तो मेरिट में था और इसी को डीमेरिट में भी डाल दिया गया है। थोड़ा सा मैं इस पॉइंट से सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी लैक ऑफ सीक्रेसी है एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप अकेला बिजनेस चलाता था, वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता था। यहां पर पार्टनर्स हैं तो बात लीक होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड दिस इज इट फ्रॉम द एंटायर चैप्टर बच्चा पार्टी। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर, और अगर आपको हमारे साथ प्रिपेयर करना है तो हेल्पलाइन नंबर के ऊपर फोन करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं और फटाफट से टाइटंस बैच में एनरोल कर ले। मिलते हैं आप सभी से बैचेस के अंदर। गॉड ब्लेस यू ऑल।